हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज हम एकांकी संचय शुरू करेंगे। इसमें 6 एकांकी हैं जो सभी एग्जाम में आएंगी। किसी में भी किसी को भी छोड़ना नहीं है, सभी हम पढ़ेंगे भी और अच्छे से ध्यान से। तो पहली एकांकी, आज हम संस्कार और भावना शुरू करेंगे। तो संस्कार और भावना विष्णु प्रभाकर एकांकीकार हैं, उन्होंने लिखा है। तो एकांकी में जैसे ड्रामा होता है वैसे ही उसमें दिया होता है कि किस तरह की है। अगर परिवार की है तो वहां के उनकी आर्थिक स्थिति कैसी, उनके कपड़े, जैसे मूवीज में देखते हैं कि अगर पहाड़ों का सीन है तो पहाड़ पे दिखाएंगे, गार्डन दिखाएंगे। और इसी तरह इसमें भी, ड्रामा में भी वैसा ही दिखाया जाता है। कुछ करेक्टर, कुछ चरित्र इसमें बोलते हैं, यानी कि वो तो एक्टिव पार्ट लेते हैं, कुछ बोलते हैं। पर किसी के विषय में भी बात हो रही होती है, पर एग्जाम में उसका चरित्र चित्रण नहीं पूछा जाता। वो जो बोलते का चरित्र है, जो बोलते हुए करेक्टर है, जो इसमें पार्ट ले रहे होते हैं, वही उनके विषय में भी बताते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको नाम दिखाई देंगे, मिसरानी है या राम सिंह है, इनके सिर्फ वो थोड़ी देर के लिए आएंगे, पर उनके चरित्र की विशेषताएं हमें नहीं पता होती। पर जो एक्टिव कैरेक्टर है, जो बोलते हुए कैरेक्टर है, वो हमें समझाएंगे, वो और उनके बारे में हमें समझना है, ये ध्यान रखना। तो पहले हम थोड़ा सा विष्णु प्रभाकर जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1912 में हुआ था, और बहुत अच्छा लिखते भी हैं। और बहुत ही इनके बहुत सारे नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानियां ये इन्होंने लिखी। और इनका देहांत, इनकी जो डेथ है 2009 में हो गई थी। और इन कहानियों में, एक्चुअली कहानियों से ये एकांकी बनती है। तो अगर जब हम उसका सार लिखेंगे, सार याद रखना एग्जाम में नहीं आता। उसकी समरी, सार मतलब समरी, वो एग्जाम में नहीं आती। सिर्फ किसने किससे कहा, कब कहा, क्यों कहा, उसके पीछे कहने का अर्थ क्या था, क्यों कहा, वो आएगा। तो उत्तर आपने कैसे देने, धीरे धीरे हम साथ साथ आपको वो भी प्रैक्टिस करवाएंगे कि उत्तर कैसे देने। और इनकी जो कहानियां हैं, जो इनके नाटक है, एकांकी हैं, उसमें जो समस्याएं हैं समाज की, वो हमें दर्शाती है। तो सबसे पहले हम जो इसके पात्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। एक माँ है। माँ है तो मतलब बड़ी उम्र की है, तो हिंदू नारी है। एक काफी एज की है, और उसके 2 बेटे हैं। एक बेटा, जो मैंने अभी बोला कि जो करेक्टर पीछे से रहते हैं, हमें पता होता है, वो है। और एक बेटा है अतुल, जो एक्टिव पार्ट इसमें लेगा। और उसकी पत्नी है उमा। अतुल के बारे में पहले एक बात का ध्यान रखना कि अगर हम जब पात्र परिचय पढ़ते हैं, तो इसमें ही एक एक चरित्र की विशेषता आ ही जाती है। जैसे माँ का बोला कि संक्रांति काल की एक हिंदू नारी। संक्रांति अगर वर्ड याद नहीं भी रहे, तो पुराने समय की, तो वो हम बोल सकते हैं, ठीक है। और अतुल माँ का छोटा बेटा है। और उमा, ये अतुल की पत्नी है, कि जो वो उसका छोटा बेटा है कि छोटी बहू है। छोटा बेटा, छोटे तो इसका मतलब बड़ा भी तो कोई होगा ना। तो जो इसमें सामने नहीं, कहानी उसी के आसपास घूमेगी। और एक घर में नौकर है जिसका नाम राम सिंह है, और मिसरानी, जो घर के काम करने वाली। और जो करेक्टर यहाँ सामने नहीं आ रहे, जिनके विषय में बार बार बात होगी, वो जो माँ का बड़ा पुत्र है अविनाश, और उसकी पत्नी। पत्नी का नाम नहीं, कहीं भी हमें दिखाई नहीं देता इसमें। तो याद रखो, करेक्टर जो मेन है वो 3 ही, माँ, अतुल, उमा।
ओके? तो उन्हीं के और एक-एक तो देखा जाए और चरित्र चित्रण मोस्टली 2 मार्क्स का आता है। तो हमें पॉइंट्स में एक-एक पॉइंट तो यहीं से मिल गया। मैंने आपको पहले भी बोला था, हमें आता है, हम कहानी भी पढ़ लेते हैं, पर उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, मार्क्स कैसे गेन करने हैं। हमारा मकसद बोर्ड एग्ज़ाम में यही होता है कि हमें सब तरह की नॉलेज है, पर उसमें से मार्क्स कैसे हमें आने चाहिए, उस पे ध्यान देना। साथ-साथ मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि एक-एक पॉइंट तो यहीं आ गया, एक-एक नंबर इसका मतलब हमने ले लिया, कैरेक्टर में ही देख लिया। और अभी जब नाटक होता है, तो उसके जो जहाँ का है, मैंने अभी बताया कि गाँव का होगा तो गाँव का दृश्य दिखाई देगा, वहाँ के सीन दिखाई देगा, शहर का होगा तो शहर का होगा। तो यहाँ जो बताया जा रहा है वो एक घर के जो जो मिडल क्लास फैमिली का घर है, पर ये एग्ज़ाम में कहीं नहीं पूछा जाता। सिर्फ़ हमें कहानी बढ़ानी है, तो पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें उनकी स्थिति ना पता हो। तो यहाँ पे आंगन मतलब जहाँ पे वो खुले घर गाँव में अगर आप देखते होंगे कि खुला जगह भी होता है जहाँ पे रूम्स नहीं बने होते। तो उन्होंने बताया कि कोई 2 कमरे हैं जिनके दरवाजे बंद हैं और एक दरवाजा बाहर की तरफ जाता है। तो यहाँ ये कुछ पूछा नहीं जाएगा और सिर्फ़ हम ये देख रहे हैं कि बैठक जो ड्राइंग रूम है उनका, उसमें एक सोफ़ा दिखाई दे रहा है और एक अलमारी है और कुछ सामान एकदम सेट करके रखा हुआ है। कहीं कुर्सी दिखाई दे रही है, एक छोटा टेबल है और टेबल पे क्योंकि अभी सीन दिखाना है, तो टेबल पे खाने के जो नाश्ता उन्होंने किया होगा, ब्रेकफ़ास्ट किया होगा या कुछ खाया होगा तो उसके खाली बर्तन पड़े हैं और अभी ये ध्यान देना कि पलंग पर, बेड पर उमा लेटी है। उमा जो अतुल की पत्नी है, छोटी बहू है इसमें। तो वो लेटी है और उसके बारे में बताया कि अच्छी है, देखने में सुंदर है और एकदम वो अपने में खोई हुई है। कुछ सोच रही है, जैसे हम भी सोचते हैं ना कई बार हम आँखें भी नहीं झपकते, सामने देख रहे होते हैं, तो सामने भी कई बार सामने बैठे वाला सोचता है कि मुझे देख रहा है या देख रही है, पर हम अपने ख़्यालों में होते हैं। यहाँ पे उमा की वही स्थिति है, करके देख लेना और होता भी है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि हाँ, कैसे पर ये होता है। कई बार मम्मी आवाज़ लगाती रहती हैं, आप अपने में खोए रहते हो या पढ़ने में लगे रहते हो तो सुनाई नहीं देती, तो ये वो स्थिति है। और घर पे लेटी हुई है तो एकदम कैज़ुअल होकर कि साड़ी उसने डाली हुई है और बताया कि कानों में उसने ये कर्णफूल कानों में जो डालते हैं ना स्त्रियाँ, वुमेन्स के होता है, गर्ल्स के होता है, तो है और जो बाल है केश उसके मुँह पे आए हुए हैं। क्योंकि घर पे अस्त-व्यस्त ऐसे ही जैसे लेटते वैसे ही है और कुछ बुक कोई पढ़ रही है और वो सोचने लगती है और फिर अपने आप से बात करने लगती है कि बात क्या कर रही है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं और एक समय आता है वही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि इस कहानी में भी यही है कि जो माता है, जो मदर है, माँ है, जो संक्रांति काल की हमने पहले पेज पे पढ़ा कि वो हर एक चीज़ का विरोध कर रही है कि ये हम अंत में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो कहानी में वो जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि किसका विरोध कर रही है, वो हम आगे जानेंगे। कि पर फिर समय के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेती है। फिर उन्हीं बातों के वो मान भी जाती है। यहाँ सिर्फ़ ये 2 ही लाइनें दी हुई हैं और क्योंकि उमा अपने आप में सोच रही है और बातें कर रही है और कि जिस पर ये पंक्तियाँ मोस्टली आती हैं एग्ज़ाम में, कि जिन बातों का हम विरोध देकर प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है कि वही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। क्यों कही? इसका उत्तर हमें बाद में मिलेगा और वो देखते वहाँ का दृश्य दिखाया है कि शाम का समय है और जो सूरज की हल्की-हल्की रोशनी उसके मुँह पर पड़ रही है, क्योंकि दृश्य दिखाना है ना, तो वो दिखाना और नौकर आके वहाँ से बर्तन भी उठा के ले जाता है, पर उमा उसे भी नहीं देखती, वो एकदम अपने में ही खोई रही है और तभी दरवाज़ा खुलता है, यहाँ पश्चिम
वाला द्वार बोला, पर मैंने आज तक ये नहीं देखा कि कौन सा दरवाजा, ये नहीं पूछा गया किसी भी एग्जाम में आज तक। तो वो आ, माँ अंदर आती है, जो संक्रांति काल की है ना, इनकी मदर इन लॉ उमा की, वो अंदर आती है। और अभी फेस एक्सप्रेशन भी दिखाने होते हैं ना जब वो ड्रामा करते हैं, तो उसके चेहरे से एकदम दुख दिख रहा है उसके चेहरे पर। और आंखों में भी बहुत दुखी दिख रही है उसके चेहरे से, ऐसा कि जब ड्रामा करना है तो एकदम फेस वो बना के कि, क्योंकि अभी दुख का उसका शो करना है। और वो धीरे धीरे आती है, और उसका कैसे दिखाया कि उसने साड़ी डाली हुई है और एक गर्म शॉल लिया हुआ है, एक चादर ओढ़ी हुई है। और उसकी पैरों की आवाज सुनकर उमा उठती है और फिर अपना वो जो कपड़े ठीक करती है और आकर फिर बैठ जाती है। अभी माँ क्यों दुखी है, हमें ये जानना है ना, कि माँ क्यों दुखी है। तो माँ फिर आते ही उमा से पूछती है कि तूने सुना क्या। तो उमा पूछती है, क्या माता जी, अभी इतना से बात तो नहीं समझ आएगी ना, कि पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार था, अभी ये अविनाश बड़ा बेटा है, छोटा कौन सा था, अतुल, अभी अविनाश। तो माँ वो दोनों के आपस में बातचीत होती रही, कहते कि वो उमा बोलती, अच्छा सच, कहती हाँ। तो उमा बोलती, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। यहाँ ये कई बार क्वेश्चन आता है, उन्होंने कुछ नहीं बताया, लाइन दी होती तो नीचे उन्होंने से क्या तात्पर्य है, किसके बारे में पूछा गया है। तो उन्होंने यानी कि उमा के पति अतुल की बात हो रही है, कि उसने कुछ नहीं बताया। तो माँ बोलती कि उसे क्या पता, वह क्या बताता, वह थोड़ी वहां जाता है कि। तो कहते फिर भी सुना तो होगा, कहीं से भी सुन लिया हो तो फिर कुछ, फिर उससे वो अपनी मदर इन लॉ से, अपने माँ से वो उनसे क्वेश्चन हुई, आपसे किसने कहा कि अविनाश बीमार था, कि पता कैसे लगा। तो अभी माँ बताती है कि मैं कुमार के घर गई थी, यहाँ प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि माँ किसके घर गई थी, कुमार के। और वही उसकी मिस्रानी ने बताया, अविनाश बीमार है, किसने बताया, मिस्रानी ने। उत्तर हमें यही मिल रहा है। कहने लगी तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है, मरकर बचा है। और माँ बोलती है कि मुझे तो, मैं शर्म से गड़ गई, कि मुझे बहुत शर्मिंदा मैं हुई कि मेरा बेटा बीमार है और मुझे ना पता चले। फिर रोने लगती है। कहती और वो उसको आता है कि अभी बोल रही है कि बचपन में बीमार भी हो जाता था, थोड़ी खांसी भी होती थी, तो वो दिन रात नहीं सोती थी, जैसे माँ की नेचर होती है ना, वैसे यहाँ पे उन्होंने वो बता रही है कि अभी बीमार था तो पता नहीं चला, और थोड़ी सी खांसी पे भी उसे, वो पूरी रात नहीं सोती थी। और वे बहुतेरा समझाते थे, वे मतलब जो अविनाश के पिता, जो कहीं भी नहीं बताए पर बातचीत में वो हमारे सामने आते हैं। और फिर आगे बोल नहीं पाती और रोने लग जाती है। और जो उमा है, जो उसकी बहू है, उसे भी संभालती है। तो माँ उसको थोड़ा सा अम, उसको चुप करवाती है, बोलती कि रो मत, इसमें आपका क्या दोष है ना। वो उसको समझाने के लिए बोल रही है। अभी तक हम, मैंने आपको नहीं बताया, ना ही अभी मैं बताऊंगी, आगे बताऊंगी कि अविनाश क्यों नहीं उसके पास आता, क्यों वो दूर है। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कहानी, हमें थोड़ी वो जिज्ञासा होनी चाहिए ना, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ अविनाश के बारे, उसको खबर आ रही है पर वो है किधर। तो माँ बोलती कि अपराध और क्या कहते किसका है, कहती वो अपने आप को ही दोष दे रही है। कि मिश्रानी की वो बातें सुन के आई है, तो बोलती है कि ये बहू कैसी भी हो, अविनाश की पत्नी, कि बहू कैसी भी हो, पर उसने अपने प्राण देकर पति को बचा लिया। कि उसने अपने बहुत मेहनत करके, बहुत ही उसकी केयर करके अविनाश को बचा लिया है। और बोलती है कि अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई, मतलब किसी की हेल्प नहीं ली उसने, किसी को बोला नहीं कि दवाई ला दो अ, या कोई हेल्प कर दो। तो मिश्रानी ने एक दो बार दवाई ला दी थी। तो कहती सारा घर का काम भी करती थी और अपने पति अविनाश को भी संभालती। यहाँ नाम नहीं है उसका, उमा,
पर माताजी भाई साहब को हुआ क्या था? माँ बोलती है हैज़ा। हैज़ा ऐसे जैसे अभी कोरोना ऐसा होके गया, पहले ऐसे हैज़ा, फाइंड आउट करना इसका नाम, ताकि तुम्हें जानकारी मिल सके कि पहले भी ये बीमारियाँ फैलती थी। तो वो अ, उसके कारण बहुत सारी मौतें होती थी, बहुत सारी डेथ हो जाती थी। पूरे-पूरे गाँव ऐसे खत्म हो जाते थे, क्योंकि इतने मेडिसिन्स नहीं थी, इतने ज़्यादा इलाज नहीं होते थे, तो सुविधाएँ नहीं थी पहले। तो वो बताती है कि मरकर बचा है, कि इतनी हालत खराब हुई थी कि एकदम अ, बुरी हालत उसकी हुई है। कहते हैं अभी भी 10 दिन हो गए वो ऑफ़िस नहीं गया हुआ, दफ्तर नहीं गया हुआ। ये वर्ड याद रखना, दफ्तर, स्पेलिंग भी इसका देखना। तो उमा बोलती है कि बड़ी हैरानगी की बात है कि उन्हें भी पता नहीं लगा, उन्हें मतलब अतुल को भी पता नहीं लगा। तो कहती पता भी लगा हो तो कौन-सा बताने वाला है, माँ को पता है ना कि अपने बच्चे कैसे हैं। तो बोलती कि वो बताएगा भी नहीं। तो अ, उमा को थोड़ा कहे, पर माताजी यह तो, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। तो माँ मतलब थोड़ी-सी चिढ़ के या वो गुस्से से बोलती है कि मुझे पता है कि मेरे ही बेटे हैं, कि माया ममता उनको किसी को भी छुई नहीं है, कि कुछ भी हो, पर वो अपने अड़े रहते हैं अपनी बात पे। हर बात में देश, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है, कि वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते। और वो बोलती है कि उसे याद है कि इनका फादर भी ऐसा था, बाप भी वैसा ही था, कि अतुल, वो एक इंसिडेंट बता रही है कि अतुल जब छोटा था, तो बहुत बीमार था और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो इतने ज़्यादा बीमार था कि उसको बोलते डेथ के समय नीचे उतार लेते हैं। और वो कहते कि पिता भी उस वो ऐसे थे कि वो चुपचाप बड़े शांत मन से, दुखी होके नहीं, दुखी तो होंगे, पर बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कि नीचे लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे, कि उसको अभी इसकी बचेगा नहीं। तो कहते हैं कि दुनिया भी बोल उठी थी कि ऐसा भी क्या बाप है जो बेटे के लिए नहीं रो रहा। तो ये तो अभी कंपैरिजन कर रही है ना कि बेटे भी तो उसी के हैं ना, इसलिए इतने स्ट्रॉन्ग हैं, किसी बात से वो न हिलने वाले नहीं। और कहते हैं कि मुझे तो हमेशा यही कहा कि तुम मोह माया में फँसी हुई हो, माया ममता में फँसी हुई हो, तो मेरी इसी बात पे बुराई करते थे। और अभी उमा को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, मतलब थोड़ी चिढ़ जाती है वो, और उसके एकदम से एक्सप्रेशन बदलते हैं, और फिर हल्के से गुस्से में बोलती है कि लेकिन माताजी इसमें सब दोष भाभी का है। अभी उसको ब्लेम कर रही है, क्योंकि वह अभी माँ बोलती है वो तो है ही, अभी दोष अभी हद तक हमें समझ नहीं आई है। हम अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो अभी उमा बोलती है, और थोड़ा वो गुस्से में आ गई ना, तो यहाँ सच्चाई कुछ बोल रही है। तो बात काट कर बोलती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे देखने में बड़ी भोली लगती है। परंतु अभी माँ को एकदम से वो उसके भी एक्सप्रेशन बोलते, कहती भोली? तो वो कहती हाँ माता, बहुत भोली माताजी, बहुत प्यारी, और जो एक बार देख ले उसको भूल नहीं सकता, और बार-बार देखने को मन करता है। और कि बड़ी-बड़ी आँखें हैं, और एकदम मतलब उसकी वो खूबसूरती की चर्चा करने लगती है। और माँ एकदम हैरानगी से उसकी तरफ देख रही है कि तूने अविनाश की बहू को देखा है? माँ ने नहीं देखा हुआ इसका मतलब, है ना? तो वो बोलती है, "हाँ, माताजी।" तो पूछती कब गई? अभी सास को एकदम लग रहा है कि बहू कब मिल के आई, इसने कब देख लिया? तो अभी वो बता रही है कि एक दिन इंसिडेंट बताती है कि उसने कैसे देखा। तो उसने कहा कि वो, कि आप वो एक दिन उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी। तब मैं भाभी के पास गई थी। भाभी मतलब अविनाश की पत्नी। और दोपहर का समय था कि आप सो गई, और मैं वहाँ चली गई, और तब मैं उसके रूप को देखकर चौंक गई थी। मतलब उसकी खूबसूरती को देखकर, उसको ये इतनी ब्यूटीफुल है।
कि उसे कहती है कि बंगाली इतने सुंदर होते हैं। अभी हमें पता चल रहा है कि वो बंगाली है, अविनाश की पत्नी। तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई। वो बता रही कि जब मैं गई तो मुस्कुराई और फिर मुझे उसने प्रणाम किया, मतलब उसको विश किया और कि बोलते कि जब मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उसने मुझे बड़े प्यार से छाती से लगा लिया। मतलब उसको हग किया और माँ को एकदम बड़ी हैरानगी होती है। कहती पर तूने तो कभी मुझे बताया नहीं। तो कहती मैं नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं उससे लड़ने के लिए गई थी। अ, वो क्या कहती है लड़ने गई थी, उसको हैरानगी थी कि लड़ने क्यों गई थी उससे? कहती क्योंकि वे आपके दुखों का कारण थी। वे ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते? यही बात मैंने उसको कह दी। तो माँ बोलती अच्छा, सच? हाँ, कहती हाँ। तो फिर यहाँ पे बेंगोलन है, वो वर्ड का यूज़ किया है। हमें ये पता चल रहा है, थोड़ा-सा भी आभास हो रहा है, थोड़ी-सी हमें समझ आ रही है कि बंगाली से बंगाली लेडी से अविनाश ने शादी की हुई है, जो इनकी अपनी कास्ट की नहीं। तो माँ को अभी उत्सुकता होती है ना, एकदम से बोलती कि क्या फिर क्या हुआ? तो कहती कि पहले तो मेरी बात सुन के थोड़ी उसने स्माइल की, मुस्कुराई, तो उसने बोला कि इसमें मेरा क्या दोष है? अविनाश की पत्नी ने उमा से कहा। तो तब मुझे कहती गुस्सा आ रहा था तो मैंने कहा कि दोष तुम्हारा ही तो है, तो तुम ना चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? और तुम अभी भी चाहो तो ठीक हो सकता है कि तुम उसको छोड़ के चली जाओ। मतलब पति को छोड़ने के लिए वो अविनाश को छोड़ने के लिए उमा बोल रही है अविनाश की पत्नी। अभी बेशक उन्होंने दूसरी जाति में शादी की पर अभी उसको छोड़ेगी? ये क्वेश्चन आप सबके लिए भी है ना, कि वो थोड़ी छोड़ के जाएगी अभी। तब तो फिर कहती कि उमा यह तुमने कहा, उसको हैरानगी हो रही है उसकी माँ को, कि तुमने कहा? कहती हाँ, मैंने एकदम साफ कहा था कि माँ को बेटे से अलग करना पाप, कि माँ अलग नहीं करना चाहिए था और अगर माँ का दिल टूटता है, तो ये अत्याचार है, मतलब एक तरह का बुरी बात है। और उस अत्याचार को जो दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। क्योंकि उसको वो इस बात के लिए तैयार कर रही है कि वो छोड़ के चली जाए, ताकि माँ खुश रह सके। तो माँ पूछती है, तो उसने क्या कहा? अभी जब बातचीत हो रही है तो पूछेगी ना कि तूने उसने बोला कि छोड़ के जा, तो उसने क्या जवाब दिया? तो उमा बताती है कि ये लाइनें ध्यान से पढ़ना। मैं बोली, "बहन मैं मानती हूँ, माँ-बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं। ये बहुत बड़ा एक रिलेशन है। पति भी वह है जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं, वरन अपने हृदय की साक्षी दी है। कि मैंने अगर वो संबंध इतना अ, स्ट्रॉन्ग है, इतना प्यारा है माँ-बेटे का, पर कहती मैंने भी समाज से भी नहीं, पर उनके साथ रहने की, दिल से उसके साथ रहने के लिए तैयार हुई हूँ। जिसे वो प्यार करती है उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है। ये अविनाश की पत्नी कह रही है उमा से। परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुख करने की कल्पना भी नहीं कर सकती, कि जिससे उसने शादी की उसको दुखी करके वो दूसरे को कैसे सुखी कर सकती है। अगर करेगी तो वह उस पाप की भागी बनेगी, मतलब उसका बुरा होगा। अभी वो एग्ज़ाम्पल भी उसने क्या दिया कि तुम स्वयं पत्नी हो, उमा को बोला अविनाश की पत्नी, कि बेशक तुमने मेरी तरह शादी नहीं की है, पर फिर भी तुम उसको प्यार करती हो ना? हैं? वो बोलती मुझे ये बात बुरी लगी, मैंने कहा कि सब पत्नियाँ अपने पतियों को प्यार करती है। मैं भी करती हूँ, प्राणों से भी ज़्यादा करती हूँ। तो कहते वो ये सुनकर घबराई नहीं और वो बोलने लगी, सबकी बात मैं नहीं जानती। इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो तभी तो यहाँ आई हो, कि उसको मनाने के लिए आई हो। मैं अतुल को जानती हूँ, उनका भाई है वह भी और कई बार मेरे पास आया। अभी ये सारी की बातें जो सीक्रेट थे वो सारे बता रही है माँ को।
तो अभी माँ को पता चलता है कि अतुल भी वहाँ गया है? तो बोलती है, "हाँ माताजी, उन्होंने यही कहा था।" मुझे भी कहते हैरानगी हुई थी कि वो यहाँ आते हैं, तो फिर अविनाश की पत्नी ने कहा था कि डरो मत, वो अपने भाई के पास दफ्तर के काम से मतलब ऑफिस के काम से आते हैं और तुम्हारी बातें कहते हैं वही वो करते हैं, तुम्हारे पति ही करते हैं, यानी कि अतुल। अतुल ने उमा की बातें अविनाश और अविनाश की पत्नी के साथ की हुई हैं, कि अब ये कैसी है, वैसे ऐसी सारी बातें बताई हुई। जैसे नॉर्मल हम घरों जिससे मिलते हैं, घर की बात करते हैं, तो यहाँ भी वही है। तो कहते हैं कि अभी तुम्हें कोई बोले कि तुम अतुल को छोड़ दो, क्योंकि उसकी माँ या उसका परिवार इस विवाह से नाराज है। तो कहती कि आगे मैं ये बात नहीं सुन सकी थी। तो बोली कि छोड़ दोगे? क्योंकि उसने सेम सिचुएशन उसके आगे रखी ना, कि तुम मुझे बोल रही हो कि अविनाश को छोड़ दो, और अगर मैं कहूँ, मतलब अविनाश की पत्नी ने कहा कि मैं कहूँ कि तुम अतुल को छोड़ दो, तो वो तुम छोड़ सकते हो? तो कहती है मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। और फिर कहती है कि वो एकदम मुस्कुराने लगी और अ, मतलब उसकी बात सुन रहे, कहते अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि आओ बैठो, तो चलो अंदर जाके बैठते हैं। पर वो उमा बताती है कि मैं एकदम से काँपने लगी थी और उसकी खूबसूरती देखकर जैसे मैं भी उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी, फ़ैसिनेट हो रही थी उसको देख के। तो मैं मतलब इतनी ज़्यादा वो खूबसूरत थी कि मैं भी उसकी तरफ मोह में भी होश नहीं रही मुझे, मैं उसको देख के इतनी ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। और फिर मैं कहती वहाँ से आ गई, मैं वहाँ रुकी नहीं और वो मुझे बुलाती भी रही। तो माँ ये बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। तो बोलती फिर तुम चली आई? कहती हाँ। तो माँ एकदम सीरियस होके वो मुँह बना के बोलती है, पर उम्मा तुम वहाँ हो तो आई, अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो। एक मैं ही निर्मम हूँ कि मेरे में ही ममता नहीं है, कि मैं ही अपनी मोह ममता में फँसी हुई हूँ। उसकी सूरत देखने को भी, उसकी शक्ल देखने को भी मुझे तरस रही हूँ। कैसी उल्टी बात है कि सारे जा रहे हैं कि मैं ही नहीं जा रही। अभी उसको एकदम से ना इस चीज़ का रियलाइज़ेशन वो होता है। तो उमा बोलती है एकदम जैसे बोलते हैं ना, वो क्षमा और अपने आप को वो धीरे से बोलती है कि पर माताजी हम क्या उनसे मिलने गए थे? वो अपने आप में सफाई दे रही है ना, कि क्या हम उनसे नहीं मिलने गए थे? तो फिर माँ टोक कर कहती है, कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है। ये लाइनें बहुत बार एग्ज़ाम में आई हुई है। चेतन से कि जो हम होश में करते हैं और अचेतन जो अ, अनजाने में कर देते हैं। अनजाने वाला कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और उसमें ज़्यादा आकर्षण होता है। इसलिए तुम एक-दूसरे के प्रति खींचे, कि सोच के अगर कुछ करो और बिना सोचे, बिना जाने ही तुमने किया, तो उसमें ज़्यादा खिंचाव था। चाहे वह प्रेम था, चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव की थी। जैसे बोलते हैं ना कि ब्लड रिलेशन, चाहे वो हम अनजाने-अनजाने किसी के करे, पर फिर भी उम, अपने जैसे भाई-बहन हो या अपने कोई भी रिलेटिव हो जिससे, तो उससे हम दूर नहीं रह सकते। कहते हैं कि वही बात हुई कि ये उसके ब्लड रिलेशन ने खींचा कि तुम वहाँ चले गए। तो अभी उसे मतलब थोड़ा इस बात का वो लगता है, एकदम लो वॉइस में बोलती है कि काश कि मैं निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती। यहाँ पे अभी उस कहानी का नाम का आएगा, संस्कार और भावना है। तो कि जो उसने रिवाज थे, रीति-रिवाज थे या अंधविश्वास था कि जाति प्रथा माना हुआ के कारण वो उनसे नहीं मिल जा रही थी। तो कहती कि मैं उससे मुक्त हो जाती। अगर मैं बहू को स्वीकार कर लेती, तो बेटा मेरे से दूर ना होता। बड़ी अच्छी बात ये है कि हो पाती, तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग ना करता। अभी भूत बोला है कि जाति का भूत, अपना धर्म की दूसरी जाति में उसने की, दूसरे प्रदेश की स्त्री से शादी की है। तो कहती है कि अगर ये मुझे चीज़ें
तंग ना करती कि मैं अपने संस्कार जो मैंने अंदर अपने पाल रखे थे, अगर मैं उससे निकल के अपना अच्छा व्यवहार करती तो मैं अपने बेटे से दूर ना होती। और स्वयं उसने कहा था कि अविनाश ने कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है, कि जो हम पुराने रीति-रिवाज मानते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो वो अगर हम अ, किसी बेवजह अगर हम उसको मानते हैं, तो वो हम उसके बंधन में बंध जाते हैं, उसके सर्वेंट ही हो जाते हैं कि हाँ, अभी भी हमने देखे हुए कई रीति-रिवाज ऐसे हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो बाहर नहीं निकलना, किसी ने छींक दिया तो नहीं निकलना। ये पुरानी बातें कि शाम को ये नहीं करना, सुबह ये करना है। कई चीज़ें आज भी हमारे समाज में हैं। जाति प्रथा के कारण बहुत सारे आज भी देश में कुछ ना कुछ दंगे होते रहते हैं या कुछ होता रहता है। अगर हम इससे निकल कर विकास करें, तो किसी भी तरह की मुश्किलें नहीं आएँगी। यही सोचो इसी कहानी में, माँ अपने बेटे से बिछड़ी रहती है, क्योंकि वो अ, दूसरी कास्ट वालों को स्वीकार नहीं कर रही और अपने बेटे को छोड़ दिया हुआ है इसी कारण। तो उमा बोलती है कि यह बड़े भैया ने कहा था, ये संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। आज के समय भी इस चीज़ को हमने सोच के चलना है कि सच में कि हम जो अ, वो जो जिसका कोई मीनिंग नहीं है, वो रीति-रिवाज मानते रहते हैं, अंधविश्वास मानते रहते हैं। तो माँ कहती कि हाँ, उसी ने कहा था और मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा कि माँ, संतान का पालन माँ-बाप का नैतिक कर्तव्य है। अब ये आप मत बोलना घर पे कि आपकी ड्यूटी है कि हमें पाला आपने, पर उन्होंने उनका कुछ आर्गुमेंट माँ और बेटे का हुआ होगा इसी शादी के लिए, तो उन्होंने कहा था कि माँ बच्चों को पालना माँ-बाप की एक ड्यूटी है। वे किसी पर एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि हाँ, ये अभी आप बोलोगे तो कल को अगर हमें हमारे माँ-बाप ने पाला, हमें बड़ा किया, हमें इस लायक किया कि अ, हम सम्मान का जीवन जिए, तो हमने भी अपने बच्चों को आगे कि ये ड्यूटी पूरी करते जा रहे हैं आगे-आगे। ये तो नहीं कि आज हमने बोल दिया कि आपने किया था, कौन-सा एहसान किया था, तो कल को हमें भी तो उसी स्टेज पे आना है ना, तो कभी ये बात बोलनी नहीं है आपको। पर हाँ, वो हमें समझाई जा रही है कि राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं और वे ऋण मुक्त होते हैं कि अगर जब हम अपने बच्चों को पालते हैं, तो हम वो जैसे हमारे ऊपर एक तरह का लोन है। ये भाषा तो आप समझोगे, ऋण ना समझो, एक हमारे पे ये कर्ज़ है। जैसे बैंक से लेते हैं ना, तो वो तो लौटाते हैं। तो उसी में हम सोचते हैं कि हाँ, अगर हम घर पे भी जो ड्यूटीज़ हैं, हमारे माँ-बाप ने हमारे लिए किया, हम अपने बच्चों के लिए किया और बच्चे तुम लोग अपने आगे आने वाली पीढ़ी को करोगे, जनरेशन को करोगे। तो इसमें में अधिक मोह है इसलिए पाप है, कि तुम ज़्यादा उसी मोह में फँसी हुई हो, प्यार में फँसी हुई हो, तो इसलिए ये पाप भी हो रहा है। पर मैं क्या करूँ, मैं जो सबसे अधिक है उसी को पाने के लिए आतुर कि वो अपने शादी के टाइम उसने कहा होगा, मैं ही क्यों सभी माता-पिता यही चाहते हैं, तभी तो मैं समझती हूँ उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। यहाँ थोड़ी जो माँ है, अभी सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही है। तो उमा बोलती, "माताजी मुझे तो लगता तो मुझे भी ऐसा ही है।" अभी जब ये दोनों उमा और माँ बातचीत कर रही हैं, उसी समय अतुल का प्रवेश पता और हमारे लिए एक नए चरित्र, एक नया कैरेक्टर आके अभी अपनी बात रखेगा। हमें वो देखना है कि अभी कैसा है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए स्वस्थ युवक, सांवला रंग, ये भी चरित्र की विशेषता में लिख सकते हैं। आँखों में सौम्यता सौम्यता वर्ड अगर अ, याद रहे कि स्पेलिंग गलत ना हो, तो उसको देखकर उमा उठती है
और जो अतुल है उसका स्वभाव वो एकदम शांत है, चरित्र की विशेषता है। और फिर उमा रसोई की तरफ चली जाती है, किचन में चली जाती है और अतुल अभी जैसे अभी माँ से बात कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो, क्या बन रहा है? तो बाहर से आता है ऐसे ही बात करते हैं ना, आप लोग भी आते तो पूछोगे हाँ, मम्मी क्या कर रहे हो? तो अभी उसने तो पूछा, पर माँ ने उसका जवाब नहीं दिया। उसने कहा तूने सुना? बोला क्या? कि अविनाश बहुत बीमार था और एकदम क्योंकि उसका ध्यान अपने बेटे में लगा हुआ है। तो अतुल को पता है, कहता हाँ, हैज़ा हो गया था। तो बोलती तुझे भी पता है? कहता हाँ। तो वो पूछती कि तूने बताया क्यों नहीं? बताया तक नहीं मुझे। तो फिर तुमसे कहता क्यों? उसे पता था ना कि माँ संस्कारों से बंधी हुई है, वो जो बेटे के पास नहीं जाएगी। उसे पता था बताना क्यों? तो कहती क्या मैं माँ नहीं थी? मैं माँ थी ना, मुझे बताना चाहिए था। तो अतुल एकदम स्माइल करके बोलता है, माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती? क्या उसके पास जाती? उसे पता है ना कि माँ नहीं मानती। तो वो बोलती कि पता लगता तो भी क्या कर लेना था तुमने? और माँ इस बात का जवाब नहीं देती। अतुल फिर उससे बोलता है कि मैं जानता था कि तुम वहाँ नहीं जाओगी। कहाँ नहीं जाओगी? अविनाश के घर। क्योंकि अविनाश अगर बीमार भी है बहुत ज़्यादा तो माँ नहीं जाएगी। क्योंकि छोटा बेटा है, वो ये बात अपनी माँ के संस्कारों से बंधी हुई है, वो जानता है। तो और जाने से भी क्या होता कि अगर चली भी जाती और तब तुम उस नीची श्रेणी की विजातीय मतलब दूसरी जाति की भाभी को घर ना लाती और तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है कि तुम बोलो कि मुझे अपने बच्चे से प्यार है, मुझे ममता है, मुझे देखने जाना है कि तुम बहुत कठोर हो, निर्मम हो कि तुम भाभी को घर नहीं ला पाती। मतलब अंदर से तो अतुल को भी नहीं अच्छा लग रहा है ना कि उसका भाई अलग रह रहा है। तो माँ बीच में बोलती मैं निर्मम हूँ, मतलब वो उसको थोड़ा सा ईगो हर्ट हुआ है। तो अतुल बोलती निर्मम नहीं कायर भी हो एकदम कि तुम्हें उस चीज से लड़ना नहीं आया अपने और तुम संस्कारों में तो कहते जिन संस्कारों में तुम पली हो कि जो रीति रिवाज और ये जाति प्रथा कास्टिज्म उस पे कहते तुम में उससे वो तुम बाहर नहीं निकल सकती और तुम्हें वो प्रथाएं रिवाज तोड़ने की शक्ति ही नहीं है। माँ को वो थोड़ा पिन मारता है और तब तक उमा आती है और उसके हाथ में चाय की ट्रे है और जैसे घर में होता है कि पति बाहर से आए तो चाय लेके आ रहे वो। तो उमा बोलती है लेकिन आप में तो है, आप तो वहां गए होंगे। अतुल मुझे वहां जाने के लिए कोई काम नहीं था इसलिए नहीं गया। माँ और उमा एक साथ बोलते हैं कि आप ही नहीं गए हैं, तू भी नहीं गया। दोनों पूछते हैं कि गए नहीं तुम? तो अतुल पूछते हैं कि जाकर क्या करता? नेचुरली ना कि उसके वो हेल्प नहीं कर सकता था। कर सकता था कि क्योंकि उनमें भी बहुत ज्यादा आत्म समझ सेल्फ रिस्पेक्ट कि वो किसी से हेल्प नहीं लेंगे। तो उमा बोलती है भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजा कि आपको दुख नहीं हुआ कि इतना ज्यादा बीमार है, देखने भी नहीं गए? तो अतुल शांत स्वर से बोलता है उमा यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात नहीं कहती। मुझे तो क्या पर मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देती कि इतने ज्यादा वो भी उनको सेल्फ रिस्पेक्ट है, किसी से वो हेल्प नहीं लेंगे। मेरी से तो छोड़ो कि जो मेरा डॉक्टर भी नहीं उसके पास जा सकता। लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। उमा बहुत पूछ रही है वो। तो अतुल उठता है और नौकर को पुकारता है कि राम सिंह, अभी जो शुरू में बताया ना, राम सिंह अभी उसका प्रवेश सिर्फ पानी देने के लिए हो रहा है। नाम तो हमें पता होना चाहिए ना, शुरू में इसलिए बताया पानी ले आओ। वो उनसे पानी मांगता है और जल्दी जल्दी चलने की आवाज आती है क्योंकि ड्रामा है तो वैसी आवाज भी टक 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 आनी चाहिए। अगर आप इसको ड्रामा के रूप में स्कूल में भी करोगे तो ये चीजें ध्यान में हो रख। तो आवाज आती है लाया सरकार। जो पीछे से आवाज आ रही होती है ना कि पिक्चरों में भी देखा होगा या किसी जो सीरियल्स आते हैं पीछे से आवाज भी आ रही होती है।
तो यहाँ भी तो अतुल अभी उमा से बात कर रहा है, देखो उमा भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है। कि ये जो कटु सत्य है मतलब जो ये जो सच्चाई है, उसे हमें स्वीकार करना ही चाहिए, हमें वो सच्चाई मान ही लेनी चाहिए। इसलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार ही न ही था ना है, कि भाभी जो उसके लिए कर रही है, कि अविनाश की पत्नी का हक है, तो वो उसके लिए कर रही है, तो वो हमें आगे नहीं आने देगी। और उमा एकदम दुखी होके चली जाती है, माँ भी उठती है, नौकर पानी ले आता है और अतुल जो बाहर से आया अभी हाथ मुंह धो रहा है और वो पानी गिरने की आवाज आ रही है। अभी मैंने बताया ना ड्रामा में या पिक्चर में या वो आवाजें पीछे से आती हैं। और अभी फिर मिसरानी आती है, एकदम प्रोढ़ा मतलब बूढ़ी है, ओल्ड एज है उनकी। और एक अभी नौकरानी है तो वो उसी के कैरेक्टर में आएगी ना, कि एक पुरानी सी और फटी सी उसने गरम चद्दर ली हुई शॉल लिया हुआ है और अतुल को देखती हुई वो अंदर चली जाती है। और फिर तभी जो माँ उस बाहर आती है और एकदम आवाज उसकी बैठी हुई है। इसका मतलब नौकरानी ने वो मिसरानी ने कुछ संदेश दिया है। तो माँ बोलती है अतुल तूने और भी सुना? अतुल बोला क्या माँ? अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई, कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं, इतनी ज्यादा अभी वो बीमार हो गई है। तो अतुल बोलता हाँ सुना तो है। उमा पूछती क्या सुना है? यही कि भाभी मरनासन है, कि एकदम म- मरने वाली है एकदम। उनकी भी हालत इतनी ज्यादा वो सिक है, इतनी ज्यादा बीमार है कि उनके भी बचने की उम्मीद नहीं है। तो मैं बड़ी हैरान हैरान होकर पूछती क्या? तो तुझे यह भी पता है? माँ को हैरानगी होती है कि ये भी बात पता है। तो अतुल बोलता है हाँ माता जी, मुझे पता है और यह भी पता है कि अपने प्राण खपाकर ये अपनी खूब मेहनत करके खूब सेवा करके भाभी ने भैया को तो बचा लिया, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है, कि वो इतने वीक हो चुके हैं, इतने कमजोर हैं कि वो अपनी पत्नी को किस तरह बचाएंगे, उनको डाउट हो रहा है। तो माँ अनसुना करके अतुल तो अविनाश की बहू मर जाएगी, मतलब उसे एकदम टेंशन होती है। तो अतुल बोलता है सुना तो ऐसा ही है। तो उमा माँ को देखती है फिर पति को देखती है कि अभी क्या करें। तो उमा कहती है आप क्या कह रहे हैं, आप वहां नहीं गए? नहीं, आप वहां जाइए। मतलब उमा अपने पति को बोल रही कि तुम वहां जाओ और उनकी कंडीशन देखो। अतुल उसी तरह शांत, कोई लाभ नहीं होगा उमा, भैया में एक दोष है, वे जो कहते हैं करना चाहते हैं, कि अपनी बात पे वो अड़े रहते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु वो किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। कि अगर उनमें इतनी ईगो है और एकदम स्ट्रांग है, वो ऐसे हैं कि वो टूट जाएंगे, मतलब चाहे उनका कितना भी नुकसान हो जाएगा, पर वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं। इतने वो ईगो बोल सकते हैं उसको, कि या आत्मसम्मान के लिए। तो अभी उमा बोलती है कि लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो एकदम से सारे डर जाते हैं, है ना, कि अभी वो इतना प्यार करते हैं, वो इतना उसके बिना वो सारी चीजें उनके सामने आ रही है। तो बोलते हैं कि अगर वो कुछ हो गया तो अतुल बोलता है भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? तो बोल और एकदम से कांप जाता है, कहते नहीं, इससे आगे नहीं मैं सोच सकता, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर भाभी को कुछ हुआ तो अविनाश भी इस दुनिया में नहीं रहेगा, यानी कि उसके भी संभावना है कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो माँ बोलती है अभी माँ बोलते हैं ना कि मुझे आगे सोचने का अधिकार नहीं है, कुछ सोच भी नहीं सकता ना कि उसका भाई मर जाएगा, वो मुंह से नहीं बोला जा रहा उससे। तो वो कहते हैं कि आगे सोचने का मुझे अधिकार नहीं है। अभी माँ थोड़ी खड़ी होती है लेकिन कहती मुझे तो है। उमा अतुल बोलता है अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता।
तो माँ एकदम वो थोड़ा वो होती है, टेंशन में है। तो बोलती है, तो मैं सोचती हूँ अविनाश को की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी। और फिर आगे वो रोने लगती है, उसको समझ आ जाती है कि आगे उसके शब्द नहीं निकलते उसके मुंह से। तो उमा बोलती है, माता जी, उसको आवाज दे रही है। तो मैं बोलती हूँ, मैं जानती हूँ वह भी नहीं बचेगा, क्योंकि माँ है ना, उसको पता है अपने बेटे की आदत का भी, और उसकी ईगो का भी, आत्म सम्मानी है वो कैसा है, वो सब उसको पता है। तो उमा एकदम कांपते हुए बोलती, माता जी आप क्या कह रही हैं? तो बोलती, अतुल बोलता, माँ तुम इतना जानती हो, क्योंकि सबको फ्रस्ट्रेशन है कि माँ बात नहीं मानती। तो माँ बोलती है, हाँ उमा, अतुल, मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा। तो उसी, और उसको बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में। क्योंकि माँ बोलती कि सब मेरे में है वो ताकत, कि मैं उसको बचा सकती हूँ। उमा और अतुल एक साथ, माँ, और माँ बोलती है कि इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे एक बार उसके पास लेके चल। अभी ये देखो, यहाँ पासा पलटा, माँ अविनाश के पास जाने के लिए तैयार है। वो बोलती है कि मैं इतनी कठोर नहीं हूँ, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग ऐसी नहीं हूँ कि बच्चे को बीमार दे सुनकर भी मैं नहा जाऊं। कहती मैं जाऊंगी उसके पास। और उमा एकदम खुश हो जाती है, और अतुल एकदम अभी भी सीरियसली खड़ा है। माँ तुम अच्छी हो। तो अतुल गंभीर होके एकदम सीरियस, उसको पता है ना कि माँ अभी आगे क्या करेगी। तो बोलते हैं, अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो। यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में ना ला सके, तो जाने से कुछ नहीं होगा। यानी कि अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई, तो तुम्हारे जाने का कोई मतलब नहीं है, वहां फायदा ही नहीं है जाने का। तो माँ शांत है, कहती जानती हूँ अतुल, इसलिए जा रही हूँ। इसका मतलब कि वो एक्सेप्ट कर रही है, अभी उसको घर लाने के लिए जा रही है। अतुल भी अभी खुश हो जाता है, ऐसी बात है तो चलो माँ अभी चलो। और आवाज देता है, राम सिंह तांगा लाओ, तांगा जो पहले तो यातायात के ये तो नहीं थे, बोलते कार निकालो, तो ये घोड़ा गाड़ी है। तो अभी चलो इसी वक्त। और कहते उमा को बोलते तुम भी चलो। और कमरे में शांति छाई रहती है, और वातावरण शांत है। और अभी एंड में जो हमने शुरू में जो वाक्य सुने थे, एंड में उमा को वही पुस्तक के वो जो बुक पढ़ रही थी उसके जो वाक्य याद आती है, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, और एक समय आता है जब चाहे किसी कारण भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। अभी हम पूरी कहानी पढ़ने के बाद, पूरे ड्रामे के बाद हम देख रहे हैं कि माँ ने अविनाश को से वो अविनाश से नहीं मिलती थी, क्योंकि उसने विजातीय शादी की हुई थी, विजातीय स्त्री से, औरत से शादी की हुई थी। पर अंत में ममता जीत जाती। तो वो जब सुनती है कि उसका बेटा बहुत बीमार है, तो उसके विचार चाहे किसी भी कारण से है, कि जिन बातों का वो इतना विरोध करते थे, आज उसी को किसी भी कारण वो स्वीकार कर रही है। तो हमें इस एकांकी से क्या क्या पता चला, कि हमें एक तो जाति प्रथा से ऊपर उठना है। कहानी का उद्देश्य भी यही है कि हमारे हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं, रूढ़ियां हैं, कि दूसरी शादी, दूसरी जाति में शादी नहीं करनी है, और अपने संस्कारों के कारण हम बहुत सारे नुकसान कर लेते हैं, जो हमें नहीं कर। ये हमें ये सीख देती है। और हमें भी समय के अनुसार बदलना है। जाति प्रथा के कारण आज जो झगड़े होते हैं, या उस चीज को बहुत अहमियत दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको छोड़ना चाहिए। और मानव को, मतलब इंसान को, सिर्फ इंसानियत के लिए जिंदा रहना चाहिए। तो अगर कहीं ऐसे में आता है तो सिर्फ पॉइंट्स लेने हैं। ये वाक्य कहीं भी ऐसे या लेटर में किसी भी बुक में से नहीं लिखे, ठीक है। मैं इसके पॉइंट्स तुम्हें भेजूंगी, सिर्फ कीवर्ड्स के एक पीपीटी साथ में भेजूंगी।
ताकि सिर्फ़ वो वर्ड्स भी तुम्हें याद हो जाएँ, तो तुम सेंटेंस बना सकते हो। वो थोड़े आसानी के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि वैसा किया जाए कि तुम्हें हर एक कैरेक्टर का सिर्फ़ अ, नाम और उसके तो मिल जाए तो तुम्हें आसानी हो। तो तब तक फिर भी इस एकांकी को इंसिडेंट्स इनके याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन उसी पे आधारित आते हैं। समझने में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई मुश्किल होगी। मेन मुद्दा है कि जाति के कारण, दूसरी जाति में शादी करने के कारण, विवाह करने के कारण माँ अपने बेटे से नहीं मिलती है। पर जब वो बहुत बीमार हो जाता है, तो अपनी ममता के आगे मजबूर हो जाती है और उसको घर लाने के लिए तैयार हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इस कहानी को पढ़ोगे और जानोगे। और तब तक के लिए बाय बाय।